उनका तारुफ आपसे करवा दें। हमारे साथ अंबर ज़ैदी जुड़ गई हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ नाजिया इलाही खान जुड़ गई हैं, राजनीतिक विश्लेषक। डॉक्टर शालिनी अली हमारे साथ जुड़ गई हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की सदस्य हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और हमारे साथ फाजिल अहमद जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ मुमताज अली रजवी जुड़ गए हैं, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। और हमारे साथ हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब जुड़ गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। सभी मेहमानों का स्वागत मैं करता हूं। मैं शुरुआत अजहरी साहब आप ही से करता हूं, आप सबसे संजीदा व्यक्ति हैं मुझे लगता है इस बारे में जवाब देने के लिए। सर, इससे पहले भी इसी ड्रेस कोड के मामले को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट तक लोग पहुंचे और हाईकोर्ट ने बताया कि ये ड्रेस कोड इतना जरूरी नहीं है, शिक्षा जरूरी है। बॉम्बे हाईकोर्ट में गए, यहां पर भी बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि शैक्षणिक संस्थान में ड्रेस कोड अनिवार्य होना जरूरी है ताकि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। तो अब तो मेरे ख्याल से कोई शक शोभा नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे, लेकिन आपके जैसा संजीदा व्यक्ति क्या मानता है, क्या अब इस पर कहीं पर शक शोभा रह जाता है, कहीं पर लड़ाई की कोई जरूरत है, या अब ये मान लेना चाहिए कि ड्रेस कोड शैक्षणिक संस्था को तय कर लेने दिया जाए, वो तय करें और बच्चे उस लिहाज से ही पढ़े ताकि सब एक जैसे दिखें? देखिए, पर्दा इस्लाम का हिस्सा है, वो बच्चियां अपना हक मांग रही हैं। मैं उन बच्चियों की बहादुरी को सलाम करता हूँ कि वो अपने 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 हक के लिए लड़ रही हैं। नहीं, और यकीनन उन्हें एक डाउट है मन में। 2022 में कर्नाटक हाईकोर्ट में जब ये फैसला चल रहा था, तब कोर्ट के सामने बहुत सारी दलीलें पेश की गई, कुरान की कुछ आयतें भी कोर्ट के सामने पेश की गई, और उसमें कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा जो उसने टिप्पणी की कि ये इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। तो ये आप जो बात कह रहे हैं कि ये अभिन्न हिस्सा है हिजाब पहनना, ये मुझे लगता है मिसलीड करने जैसा है सर। कोर्ट को हमारा पक्ष या तो समझा नहीं पाया या कोर्ट समझ नहीं पाया। कोर्ट में बैठे हुए लोग तो इस्लाम के मुफ्ती नहीं है। हाँ। वो लोग उन लोगों ने हमारे मसाइल पर सही से पढ़ा नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम अगर हाईकोर्ट हमारी बात को नजरअंदाज नहीं समझेगा ना हाफिज साहब, मैं कह रहा हूं कर्नाटक हाईकोर्ट नहीं समझ पाया हो सकता है, या अपनी दलीलों को आप पेश नहीं कर पाए ठीक तरीके से। सुप्रीम कोर्ट में भी बिल्कुल अंबर ज़ैदी कह रही है, सुप्रीम कोर्ट में, बॉम्बे हाईकोर्ट का तो अभी हाल फिलहाल का मामला है ड्रेस कोड पर। तो क्या ये सारी कोर्ट्स आपकी बात नहीं सुन पा रही हैं, सभी जगह आप अपनी बात नहीं समझा पा रहे हैं? देखिए, जो हमारा अधिकार है, हमारे अधिकार तक हमें आप रहने तो दें। वो जो मांग रही है, जो अपना हक मांग रही है, जो अपनी हिस्सेदारी मांग रही है, वो भी महिलाएं हैं। हाफिज साहब, मुझे ये बताइए कि कितनी ऐसी बच्चियां हैं जो हिजाब के साथ पढ़ना चाहती हैं? मैं वही तो जानना चाह रहा हूं। ये भारत देश ही मेरे ख्याल से ऐसा देश होगा जहां पर कुछ बच्चियां हिजाब के साथ अपनी स्वतंत्रता ढूंढती हैं, जबकि ईरान जैसे देश जहां पर मुस्लिमों की बहुतायत है, वहां की महिलाएं सड़कों पर उतरकर कहती है कि हमें हिजाब से आजादी दिलवा दीजिए। तो कुछ बच्चियों को आप पूरी मुस्लिम महिलाओं पर मत थोपिए ना, या पूरी मुस्लिम बच्चियों पर मत थोपिए ना सर। यहाँ पर ईरान का कानून नहीं है, हमारा संविधान और ईरान सर, आपका शरीयत कानून या मुस्लिमों का जो कानून है, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो सऊदी हो, चाहे वो भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, सभी जगह एक ही जैसा रहेगा ना सर? सभी कुरान को फॉलो करते हैं ना सर? देखिए, इस्लाम पर्दे का हुक्म देता है, इजाजत नहीं, हुक्म देता है। और पर्दा हमारी औरतों पर जरूरी लाजमी फर्ज है। तो मतलब जो हुक्म आपका इस्लाम दे रहा है, ना अंबर ज़ैदी मान रही है, नाजिया इलाही खान नहीं मान रही है, और शालिनी अली नहीं मान रही है। मतलब ये कुरान, ये आपके इस्लाम की तौहीन कर रही है जो तीन महिलाएं इस वक्त डिबेट में। इस्लाम में जबरदस्ती कुछ नहीं, आप ढूंढ के लाए ऐसी महिलाओं को, तीनों को, उनमें से क्यों नहीं लाया? मैं भी तो ये कह सकता हूँ ना सर कि आप ढूंढ कर लाए ऐसी बच्चियों को जो जाए कोर्ट में कि बोले कि हमें हिजाब पहनना जरूरी है। मैं भी तो ये कह सकता हूँ सर, आपको तो सम्मान करना पड़ेगा ना सबके फैसले का। कि ये इस तरीके से बोले कि आपने ऐसी महिलाओं को ढूंढ लिया है। हाँ प्लीज अजहरी साहब, जो महिलाएं औरतों जो औरतें वहां पर अपनी गुजारिशात लेकर के गई है, उनमें से आप क्यों नहीं लाए, क्यों नहीं बताया आपने? नहीं, क्योंकि वो कोर्ट के सामने अपनी बात रख चुके हैं सर, और कोर्ट उस पर अपनी बातों को साफ कर चुका है कि शैक्षणिक संस्थान में कौन क्या पहनेगा, ये शैक्षणिक संस्थान का अपना राइट है और वो ये तय करेगा, ये अधिकार है उसका। मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं बहुत जल्दी से, ठीक है, एक मिनट अजहरी साहब, मैंने आपको अच्छा खासा वक्त दिया, मुमताज भाई भी जुड़े हुए हैं, फाजिल सर भी जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं बहुत जल्दी से अंबर ज़ैदी जी आपसे समझना चाह रहा हूं। वो कह रहे हैं कि ये तो इस्लाम का अभिन्न अंग है, पहनना ही पड़ेगा। उनके हिसाब से तो आप लोग तौहीन कर रहे हैं इस्लाम की, अगर आप बुर्का पहनकर या हिजाब पहनकर नहीं आएंगे तो।
देखिए, सबसे पहली बात है कि ये इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है, एसेंशियल टू इस्लाम नहीं है। ये कर्नाटक हाई कोर्ट में भी ये साबित हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट में भी कर्नाटक हाई कोर्ट के बाद जब ये याचिका पहुंची थी उस पर बड़ी लंबी और बहुत लंबी सुनवाई के बाद ये नतीजा हुआ था कि ये एसेंशियल टू इस्लाम नहीं है। अब एक बार फिर से मुंबई हाई कोर्ट ने भी इस बात को माना है कि एसेंशियल टू इस्लाम नहीं है। अभी बीते दिनों तजाकिस्तान ने, जहां पर 96% मुस्लिम आबादी है, वहां पे भी हिजाब को बैन किया है। न सिर्फ बैन किया है बल्कि बड़ी पेनल्टी और सख्त कानून के साथ इसको लागू किया गया है। ये इस्लाम की प्रैक्टिस नहीं है। इस्लाम मॉडेस्टी को कहता है, मॉडेस्टी वो मर्द और औरत दोनों के लिए बराबर है। ये एक इस्लामिक सुप्रीमेसी की पहचान ये भारत में लागू करने की जिद है। इससे पहले हम सबको पता है, हम यहाँ सब कानून के जानकार हैं, सबको पता है कि एक इंस्टीट्यूशन का अधिकार एक इंडिविजुअल के अधिकार से बड़ा होता है और एक इंस्टीट्यूशन के पास ये अधिकार होता है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किस तरह के नियम कानून और कायदे तय करना चाहते हैं, वो जो कोई भी उस इदारे से या ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा होता है उस पर लागू होता है कि आप उसको कानून फॉलो करना पड़ेगा। चाहे वो ड्रेस कोड हो, चाहे वो यूनिफॉर्म हो, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। बीते दिनों, इनफैक्ट बीते साल सऊदी अरेबिया ने क्लासरूम में बच्चों के हिजाब पर बैन लगाए, एग्जामिनेशन जो भी होता है एग्जामिनेशन सेंटर्स पे, क्योंकि बच्चियां उसका गलत इस्तेमाल करती थी, नकल हो रहा है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जब सऊदी अरब जैसे, तजाकिस्तान जैसे देशों में हिजाब को बैन किया जा रहा है और ईरान में बड़ी बड़ी मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन यहाँ पर जहां पर सबको आजादी है वहां पर आपको ये सुप्रीमेसी लागू करनी है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा अंबर जैदी जी, मेरे जहन का एक छोटा सा सवाल है। अहमद जी आ रहा हूं आपके पास, हाफिज जी आ रहा हूं आपके पास। मैं कह रहा हूं कि एक बहुत छोटा सा सवाल है मेरा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो बच्चियां बहुत ब्रेव हैं, अजहरी साहब कह रहे हैं वो बच्चियां बहुत ब्रेव है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये जो दूसरे देशों की महिलाएं, मुस्लिम देशों की महिलाएं इस हिजाब से आजादी चाहती हैं, लेकिन हमारे देश में कुछ लोग क्यों हिजाब से आजादी ढूंढ रहे हैं? मुस्कान भी तो बहुत वो बहादुर थी ना, उसको अलकायदा ने और सबने कितना उसको अप्रिशिएट किया था, कितने इनाम मिले थे भारत से लेकर और अलकायदा तक। तो इनकी जो ये फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात करते तो ये बात तो यहीं पे भंडाफोड़ हो जाता है। ये अभी अजहरी साहब ने भी कहा कि आप ऐसी महिलाओं को चुन कर लाए जो बेपर्दा है, बेहिजाब है। तो ये जो जब कहते हैं ना फ्रीडम ऑफ चॉइस है, महिलाओं की चॉइस है, उन पे छोड़ दीजिए उनकी चॉइस, और जो अपनी चॉइस फॉलो करती है, अप्लाई करती है, तो उसकी चॉइस का सम्मान नहीं करते। ये लोग एक टुकड़े से, कपड़े से महिलाओं के चरित्र को आंकते हैं। ये इनकी सोच है कि महिला अगर कपड़े में छुपी, इनफैक्ट कपड़े में भी छुपी हो, तब भी महिलाओं को पूरा स्कैन कर लेते हैं। तो इनकी मानसिकता है। महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ जिस्म समझते हैं, महिलाओं को एक इंडिविजुअल समझकर ये सम्मान नहीं करते। अगर सम्मान करते तो राष्ट्रीय चैनल में बैठकर 3 जो इनके ही समुदाय से जुड़ी महिलाएं हैं उनके लिए शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। ये इनकी मानसिकता है महिलाओं के लिए। उनके हिसाब से पुरुषों को एडवोकेसी करने का अधिकार नहीं दे सकते। हम भारत की महिलाएं और हमें पता है कि हमें क्या चाहिए। हमें आपकी लीडरशिप बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है, ओके, ठीक है अंबर जी, ठीक है अंबर जी, ठीक है, ओके। अजहरी साहब मैं आ रहा हूं, अजहरी साहब मैं फिर मौका दूंगा आपको, अजहरी साहब मैं फिर मौका दूंगा। अंबर जी ने अपनी बात कही, लेकिन फिर मेरे जहन में वो बात है और मुझे ये पच भी नहीं रही है कि यहां पर जो 3 महिलाएं पैनल में बैठी हुई हैं ये इस्लाम धर्म को फॉलो नहीं कर रही है, उनकी तौहीन कर रही है। लेकिन मैं आप लोगों से बात करूं, नाजिया जी और शालिनी अली, मैं फाजिल जी आपसे बहुत छोटे से शब्द में समझता हूं, शिक्षा जरूरी है, हिजाब जरूरी है? देखिए, हमारा देश जो है ना भारत, ये मुख्तलिफ धर्मों का देश है। इतना धर्म दुनिया में कहीं नहीं है और धर्म के अंदर भी धर्म है, कई पंथ है। तो पूरी तरह से हमारा देश धार्मिक है और धार्मिक के साथ साथ पंथ और छोटे छोटे उप धर्मों में भी बटा हुआ है। सबरीमाला के मंदिर की महिलाओं के प्रवेश पर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। फैसला देने के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने भारत बंद किया। क्यों किया है? जब सुप्रीम कोर्ट, आखिर महिलाएं, जब एक सबरीमाला का एडमिनिस्ट्रेशन, सुन लीजिए, सबरीमाला के खिलाफ, सबरीमाला के मंदिर में प्रवेश के मामले पर, एक मिनट सुनिए, नहीं, देखिए अब देखिए, अब गड़बड़ हो गया ना, अब गड़बड़ हो गया। अरे हम बिल्कुल जाएंगे, हमारा देश है ना, हम अपने देश की हर चीज, सुनिए अंबर सुन लो जरा, तो आप कोर्ट में आते साबित कर दीजिए। अरे सुनिए ना, कोर्ट पर हम क्यों जाएंगे? अभी सुप्रीम कोर्ट बचा है ना, सुनिए, दाढ़ी टोपी बुर्के में इस्लाम नहीं है। देखिए अभी वहां कर्नाटक में हिजाब हो गया। जिन लोगों ने हिजाब बैन किया था, सरकार बदली, सरकार ने जनता की भावनाओं का आदर किया और वहां हिजाब को लागू कर दिया। तो निश्चित रूप से आखिर वो सरकार है ना, जनता की चुनी हुई सरकार है, तो उस आखिर वो भी तो जनता के बारे में, अपने देश की जानता है ना। कोई आदमी, कोई एक अदालत अगर कोई फैसला किसी भावना में आके दे गई, तो उसकी सुप्रीम कोर्ट है। फाजिल सुप्रीम कोर्ट के बाद सरकार है। मैं आपत्ति रखता हूं, नहीं एक मिनट, आई एम सॉरी,
आई एम सो सॉरी, हमारे देश की अदालत पर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। हम तो सवाल कर ही नहीं रहे। भावनाओं पर अदालत कभी फैसले नहीं देती है। नहीं होता है। आखिर सबरीमाल, आखिर आपके पक्ष के वकील ने सारी अपनी दलीलें पेश की हैं, एक नहीं दो कोर्ट में आप गए और वहां पर ये बात तय की गई कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो ये तय कर सकते हैं कि ड्रेस कोड क्या होगा। नहीं फाजिल जी, आई वांट टू नो, नहीं एक मिनट, आप गलत कह रहे हैं। नहीं, आई एम सॉरी, नहीं पूरे भारत बंद किया। एक मिनट, आप सबरीमाला मंदिर, नहीं आप सबरीमाला मंदिर और किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ बच्चों के शिक्षा की बात है सर। हम देखिए, यहाँ बच्चों के शिक्षा की बात है। सुन लीजिए, हिजाब का कलर एक होना चाहिए, लेकिन आप ये कहें, आप पगड़ी, सरदार का पगड़ी लगा के आते हैं ना, तो जिस कलर का ड्रेस होता है, पगड़ी का रंग एक होता है, लेकिन आप किसी सरदार को ये नहीं बोल सकते कि आप पगड़ी नहीं लगा सकते। बोल सकते किसी का उद्देश्य है और डॉक्यूमेंट 2047 ये उसके तहत भारत में इस्लामिक सुप्रीमेसी को लागू करने का, स्कूल कॉलेजेस में हिजाब को लागू करने की जो है उसको आज से पहले, आजादी से पहले से हमारे फंडामेंटल राइट्स पर हमेशा की सरकारों ने, और सबके लिए है, सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, लिंगायत और जितने भी धर्म मजहब के लोग हैं। अब आप कहिए साहब, धोती क्यों पहनते, धोती में नंगापन है, टांगें दिखती हैं। अंबर जी और फाजिल अहमद जी, नहीं एक मिनट, अंबर जी और फाजिल अहमद जी, मैं बहुत सीधी सी बात करता हूं, अपने दर्शकों को उलझाइए मत। ये धर्म में डिबेट नहीं हो रही, यहां मैं शैक्षणिक संस्था की बात कर रहा हूं। एक मिनट फाजिल साहब, एक मिनट, फंडामेंटल, नहीं एक मिनट, फाजिल जी प्लीज, अंबर जी एक मिनट, मैं एक चीज अपने दर्शकों को क्लियर करना चाहता हूं, डिबेट धर्म पर नहीं है, इस बात को क्लियर कर देता हूं। दूसरी चीज, एक मिनट अंबर जी, एक मिनट, मैं जो बात कह रहा हूं ठीक है, मैं वही चाह रहा हूं कि इसको कंफ्यूजन नहीं करते हैं, दर्शकों के मन में कंफ्यूजन नहीं रखते हैं। बहुत सीधी और सिंपल सी बात है, कोर्ट ने इस बात को माना, कोर्ट के सामने दलीलें पेश की गई थी कि ये अभिन्न अंग है इस्लाम का, कोर्ट ने माना कि ऐसा नहीं। तो ये अगर आप सिखों की बात कर रहे हैं तो वहां पर वो धर्म का अभिन्न अंग है, आपके यहाँ पर अभिन्न अंग नहीं है। वो उनकी चॉइस है, वो उनकी चॉइस है, नहीं वो उनकी चॉइस है, ठीक है। नहीं सर, आप मैंने फाजिल साहब मैंने बहुत सिंपल शब्दों में पूछा, नहीं फाजिल साहब मैंने बहुत, हमारी चॉइस है। अरे सर, तो कल को कोई जिम के कपड़े में पहुंच जाएगा पढ़ने के लिए कि मैं ऐसे ही आऊंगा, ये कुतर्क हो गया। नहीं ये तो कुतर्क हो गया। कुतर्क आप कर रहे हैं सर, पढ़ाई में धर्म को आप लेकर आ रहे हैं। कलर का सुन लीजिए, सैफरॉन कलर का अगर स्कार्फ लगाना है तो सबको लगाना है, बात खत्म। आप नहीं एक मिनट, और अगर जिस चीज को लेकर बच्चियां कोर्ट गई थी, उस कॉलेज के पूरे डिसीजंस को आप लोग जानते हैं, उसमें साफ लिखा गया है स्कार्फ भी नहीं पहना जाएगा, पहनने पर मारा जाता है। नहीं सर, हिंदू लड़कियों को वैलेंटाइन डे पे मारा जा रहा है। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? उस कुरीति उस पर बात नहीं करेंगे आप उस पर बात ही नहीं करेंगे। मैं अगर कहूं कि आप हिंदू बच्चियों को जींस पहनने पर मारा जा रहा है, हिंदू बच्चियों को वैलेंटाइन डे पे पीटा जा रहा है। फाजिल जी, अभी ये खबर चला रहा था मैं कि मुस्लिम लड़की से दोस्ती थी लड़के की और वहां पर लड़के को पीटा गया, आप बोल पाएंगे क्या? बिल्कुल बोलेंगे, नहीं बोल पाएंगे, बिल्कुल बोलेंगे, उस पर मुकदमा चलना चाहिए। और जो लोग लड़कियों को पीट रहे हैं जींस पहनने पर, वैलेंटाइन डे के दिन पीट रहे हैं, उन पर भी FIR होना चाहिए, ठीक है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई गलत कर रहा है तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन शैक्षणिक संस्थान में जहां पर पढ़ाई होती है, उस पढ़ाई वाली जगह पर ड्रेस कोड डालकर आप किसी को अलग अलग नहीं आंक सकते। यूनिफॉर्मिटी की बात करता है हमारा शिक्षक, हमारी शिक्षा, मैं दूसरे मैं नहीं जाते सब बहने मैं, ठीक है, तो बैन है, तो कहां लागू हो रहा है? लेकिन मैं कहां हो रही है? नाजिया, ओके प्लीज आप लोग स्टूडियो में प्लीज एक उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेट्स नॉट मेक इट 1-to-1, आप लोग स्टूडियो में, इसीलिए आप लोग ज्यादा मत चिल्लाइए, आराम से बात करते हैं। मैं नाजिया इलाही खान के पास जा रहा हूं। नाजिया जी, अभी तक की पूरी चर्चा में आपको कहीं ऐसा लगा कि तर्क की बातें की गई हैं उन बच्चियों के हिजाब को लेकर? कोर्ट में तो ये सारे दलील, ये सारे तर्क जो है वो धराशायी हो गए। यहां पर जो पैनलिस्ट बात कर रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, यहाँ पर पैनल में 6 लोग हैं और 3 महिलाएं हैं, और हम मुसलमान हैं और इस्लाम को बहुत बखूबी जानते भी हैं, मानते भी हैं। और हम तीनों महिलाएं यही बात कह रहे हैं कि भाई हिजाब हमारे अल कुरान के हिसाब से नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम महिलाओं के हिजाब के लिए मर्द क्यों लड़ रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बात, आप चुप हो जाइए ना, फातिल साहब, जब आप बोल रहे थे तो मैं तो चुप थी ना, जब आप बोल रहे थे तो मैं चुप थी ना। अब आती है बात कि हमारे अल कुरान में हिजाब, बुर्का, अबाया, हेड स्कार्फ ऐसा कुछ भी नहीं है, जिल्बाब का वर्ड है हमारे अल कुरान में।
सूरह निसा में भी चाहिए था, सूरह नूर में भी चाहिए जिल्बाब। जिल्बाब इज एन अरबिक वर्ड, अर्थ निकलता है लूजर आउटफिट, लूजर आउटफिट, ढीला ढाला कपड़ा। हर स्कूल का, हर इंस्टीट्यूट का नहीं, ताजिकिस्तान में भी कुछ नहीं पढ़ा क्या लोगों ने? नहीं, ताजिकिस्तान में भी कुछ नहीं पढ़ा क्या? अजहरी साहब, ताजिकिस्तान में जो मुस्लिम मुल्क है जहां पर तकरीबन 95% मुस्लिम रहते हैं, क्या उस देश ने भी कुछ नहीं पढ़ा क्या? इस्लाम के बारे में सब आप ही पढ़ के बैठे हैं क्या? हम ही पढ़ते थे। हमारे देश जिस वक्त आदमी ये कह देता है, हर व्यक्ति जो होता है वो लर्निंग स्टेज होता है, जिस वक्त वो ये कह देता है कि मैं ही सब जानता हूँ, उस वक्त उसके ज्ञान पर वो एक्सपोज हो जाता है। नाजिया जी प्लीज कंटिन्यू। नाजिया जी प्लीज कंटिन्यू। दूसरे मुल्कों की बात करते हैं। मुगलों के जमाने में कौन बांग्लादेश की वजीर आजम जो शेख हसीना वो क्या हिजाब पहनती हैं? पाकिस्तान में किसी पर जबरदस्ती हिजाब लगाने का हुक्म नहीं है। इस्लाम ने हुक्म दिया, आपको जाकर के उड़ाए जाकर के हम। और मुस्कान कहाँ चली गई? जैसे आपको रहना है अल-कायदा के सिलेबस, लेकिन आप ये आप नहीं आप कह सकती कुरान में नहीं है, पढ़ा है कुरान आपने? नॉट अ पार्ट ऑफ इस्लाम। आप नहीं सक्षम है कि आप कोर्ट को साथ कुरान पढ़ा है, कुरान कभी देखा है? स्टेट टॉप किया है पूरा। अरे बदतमीजी की बातें मत करिए, आप किस को लेकर आ जाते अपने पैनल में, मुझे समझ में नहीं। आपने किसी भी तरीके से किसी भी कोर्ट को, चाहे आप फ्रांस ले लो, चाहे आप बांग्लादेश ले लो, चाहे आप ईरान ले लो, चाहे आप तुर्किस्तान ले लो, किसी भी कोर्ट में कोई भी मौलाना मुफ्ती हिजाब इज अ पार्ट ऑफ इस्लाम नहीं हम भारत में रहते हैं, भारत को करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप महिलाओं की बात करती हैं नाजिया जी, अंबर जी या फिर शालिनी अली जी, तो आप लोग इस्लाम के बारे में जानकारी नहीं रखती हैं। जानकारी जो रखते हैं या तो वो अजहरी साहब रखते हैं या फाजिल जी रखते हैं। लेकिन मुमताज आलम रिजवी जी, मैं आ रहा हूं, शालिनी जी मैं आ रहा हूं आपके पास, बस मुमताज भाई से एक छोटा सा रिएक्शन, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। मुमताज आलम रिजवी जी, मेरा सवाल बहुत सीधा सा है। सबरीमाला पे या किसी और धर्म पर जाने से ज्यादा जरूरी है कि हमें हर किसी को अपने धर्म में बच्चियों के बारे में सोचना होगा, महिलाओं का उत्थान जरूरी है, उनकी शिक्षा जरूरी है। तो अगर वो हिजाब पहनकर नहीं जाएंगे, और मैं एक बार फिर अपने दर्शकों को कोट कर दूं कि कोर्ट में भी इस मामले को रखा गया कि क्या यह अभिन्न अंग है इस्लाम का, तो कहा गया कि नहीं। तो अगर ये इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है तो फिर बच्चों की पढ़ाई प्रभावित क्यों करना? उन्हें पढ़ने दीजिए, शैक्षणिक संस्था को ये डिसाइड करने दीजिए कि वो कौन से ड्रेस कोड के साथ बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। पढ़ाई इंपॉर्टेंट है ना सर। देखिए अनुराग भाई, मैंने सबकी बातें सुनी और सबका अपना अपना ख्याल है। और इस वक्त स्टूडियो में हमारी 3 बहनें बैठी हुई हैं और वो साहिब इख्तियार हैं और अपने तौर पे वो बैठी हुई हैं, आप देख रहे हैं। तो हिंदुस्तान की ही खूबसूरती है कि यहाँ सब को इख्तियार दिया गया है कि अपने अपने तौर पर लोग जो है जिंदगी गुजारें और अपने अपने तौर पे अपने जो उनका मजहब कहता है, जैसे वो चाहते हैं वैसे वो रहें। आप देखिए, और इसीलिए मुझे लग रहा है कि जिस कॉलेज में अगर लड़कियां मान लीजिए हिजाब में जाना चाहती हैं, देखिए यहाँ 2 अलग चीज है। एक ये कि कोई फोर्स कर रहा हो, कि मौलाना फोर्स कर रहे हो स्कूल में कॉलेज में कि आपको हिजाब पहन के आना। 2 चीजें, एक ये होता है कि स्कूल कॉलेज में फोर्स किया जाता है कि आपको आना ही है हिजाब में जी। और दूसरा ये कि कुछ लड़कियां हिजाब में जाना चाहती हैं। दोनों में देखिए फर्क है। हाँ। यहाँ पे मामला उल्टा है, यहाँ पे लड़कियां जाना चाहती हैं। हाँ। तो ये जो हमारी बहनें हैं इनको तो चाहिए कि सपोर्ट करें अपनी बहनों का। मुमताज भाई, अगर कुछ बहनें चाहती हैं, एक मिनट मुमताज भाई, आप कई सारे डिबेट्स में हिस्सा लेते हैं, मैं एक बहुत छोटी सी चीज जानना चाहता हूं। देखिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन की और इंस्टीट्यूशन की एक डेकोरम होती है। मुमताज भाई, मैं आपकी बात को समझ रहा हूं, मैं एक छोटा सा सवाल पूछा, आप ही को जवाब देना। मुमताज भाई, इतने तकल्लुफ में ज्यादा वक्त जाया होता है। हमारी 3 बहनें बैठी हैं, ये अरे मुमताज भाई मेरा सवाल तो सुनिए। मैं कह रहा हूं कि हर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन की अपना एक डेकोरम होता है। कल को अगर कोई बच्ची जाकर कहे जज साहब के सामने कि मैं हिजाब पहनकर ही तकरीरें पेश करूंगी, या उसको दूसरे शब्दों में समझिए कि कोई व्यक्ति जाकर कहे कि मैं सिर्फ गंजी और सिर्फ है ना अपने पैंट में ही जाकर जज साहब के सामने अपनी तकरीरें पेश करूंगा, तो आपको लगता है कि इस तरह की चीजें एग्जिस्ट करेंगी देश में? अदालत के सामने जो वकील होता है वो एक बाकायदा ड्रेस कोड के साथ जाता है ना वहां पर। इस तरह की चीजें आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में क्यों नहीं चाहिए? सारी चीजें अनुराग भाई, सारी चीजें अदालतों से क्यों तय हो रही है? ये हुकूमतों की नाकामी है
ये हमारे माशरे की नाकामी है, ये हमारी सोसाइटी की नाकामी है। हर चीज जो है अदालत से थोड़ी तय होगी। ये बात करेगा। आप बताइए, हर चीज जो है अदालत से। अरे हमारे देश में क्या था, हमारा माशरा क्या कहता है, एक बहुत बड़ा फर्क, हम अदालत का सम्मान करते हैं, लेकिन सर मैं बताता हूँ आपको, अमीरी और गरीब की एक बहुत बड़ी खाई थी। शैक्षणिक संस्थान में इस बात को सुनिश्चित करना था कि सब बच्चों को एक बराबर कैसे रखा जाए, इसलिए ये ड्रेस कोड जरूरी था, यूनिफॉर्म जरूरी था, ताकि सब बच्चे जब पढ़े तो ये देखकर नहीं पढ़े ये अमीर है ये गरीब है, सबके लिए शिक्षा एक समान हो, इसके लिए ये ड्रेस कोड जरूरी है। कपड़ा पहनिए, ये वाला कपड़ा पहनिए, गजब बात कर रहे हैं आप, शिक्षा को भी धर्म के आधार पर आकेंगे क्या? अदालत से तय हुआ है, आप कोट पहन के बैठे हुए, मैं वास्केट बैंड पहन के बैठा हुआ हूँ, ये अदालत ने तय किया है क्या? कल को मैं अगर टी शर्ट इस तरह से डिबेट करूंगा तो आप ही गंभीरता से नहीं लेंगे, ठीक है? ठीक है, शालिनी अली जी प्लीज। देखिए, मैं आप सभी पैनलिस्ट को सबसे पहले ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि प्लीज पर्सनल रिमार्क्स तो ना ही करिए। और हाजी साहब, आप तो इतने पढ़े लिखे इंसान है, आपने इस तरीके से हम बहनों के ऊपर उंगली उठाई है, वो भी नेशनल टीवी में, बहुत गलत बात है। आपको कोई हक नहीं देता है कि आप मेरे या मेरी दूसरी बहनों के ऊपर कोई भी इल्जाम लगाए कि हमने कुरान कितना पढ़ा है और कितना समझा है और किस तरीके से हम अपनी जिंदगी गुजारते हैं। दूसरी बात, आपको कोई, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है, जब हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है, आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, तो हम बहसबाजी क्यों कर रहे हैं? तीसरी चीज, ड्रेस कोड की बात हो रही है, तो ड्रेस कोड की बात सिर्फ इस वजह से नहीं हो रही है कि हम पूरे के पूरे देश के बारे में बात कर रहे हैं। आप हिजाब पहनिए, बुर्खा पहनिए, स्कार्फ पहनिए, आपका जो मन करता है आप उस तरीके से पहनिए, पर जब आप पढ़ाई के लिए जा रहे हैं तो शिक्षा के लिए जिस मंदिर में आप जा रहे हैं, जहां पर आप जा रहे हैं, अगर वहां के कोई रूल्स हैं आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, आप सबसे ये गुजारिश है, हिजाब बुर्खा, जब आप कुरान उठाकर पढ़ते हैं तो उसके पीछे की हिस्ट्री भी ये जानिएगा कि प्री इस्लामिक एरा में कौन सा कपड़ा था जो इस्तेमाल किया जाता था। कपड़ा जो यूज किया जाता था वो लिनन था, पतला कॉटन था। हर जगह ये लिखा गया है कि महिलाएं अपने तन को ढक दे, इस वजह से ढके कि पतला कपड़ा जो है उसके ऊपर आप कपड़ा पहन सकते हैं, ताकि आपका तन का वो हिस्सा ना नजर आए, जिससे कोई भी दिक्कत या परेशानी, या बहनों की एक सुरक्षा के लिए ये था। आज की डेट में आप अगर ये देखते हैं तो वहां पे हिजाब या बुर्खा का कोई जिक्र नहीं है, और जहां आप सिखिज्म की बात करते हैं वहां टर्बन का जिक्र है। वो इसेंशियल पार्ट है उस धर्म का। हमारे धर्म में 5 पिलर्स हैं, उन 5 पिलर्स में बुर्खा या हिजाब या आप ये देख लीजिए किसी और चीज का जिक्र नहीं है। हाँ, बहनों को मर्यादा फॉलो करना चाहिए, बहनों को उस तरीके से कपड़े नहीं पहनने चाहिए, पर बकायदा कुरान में हिजाब की बात अगर आती है तो मर्दों के लहजे को लेकर भी आती है, मर्दों की नीयत को भी लेकर आती है, मर्दों के कपड़ों के ऊपर भी सवाल उठाए जाते हैं। आप बहनों के लिए आप सवाल उठा रहे हैं, मैं बोल रही हूँ आज के जो कौम है, ऐसे मौलाना जो कि चीखते हैं, जिनको चाहिए कि हम मस्जिद खड़ा करें, मस्जिदों में खड़े होने वाले ऐसे कौम के ऐसे नौजवानों को खड़ा करिए जो जाए मस्जिद में जुम्मे की नमाज। सबसे बड़ी बात जो कि पढ़ी जाती थी सिर्फ इस वजह से नहीं कि वो फ्राइडे है, जुम्मा का जो दिन था वहां पे आपके एरिया के जितने लोग होते थे वो सब नमाज पढ़ने जाते थे, ताकि उस एरिया में जो भी दिक्कतें परेशानियां होती थी वो सारी दिक्कतें परेशानियां का जो दूरी हो सकती थी, जो भी वहां पे समाधान हो सकता था वो हो सकता था। कितने आज के नौजवान है जो मस्जिदों में जाते हैं और ऐसे मौलाना खड़े होते हैं और कहते हैं हमें मस्जिद दो। भाई कौम के नौजवानों को शिक्षित करिए, लिटरेसी लेकर आइए। मेरा सवाल भी वही था शालिनी अली जी, मेरा सवाल भी वही था कि शिक्षा ज्यादा जरूरी है या फिर उसके ऊपर आप धर्म को रखते हुए हिजाब और सिर्फ बुरखे पर ही चीजों को सीमित रखना चाहते हैं। मैं आ रहा हूँ शालिनी जी आपके पास आ रहा हूँ, अजहरी साहब आपके पास आ रहा हूँ। एक बहुत छोटा सा रिएक्शन दिखाना है मुझे मेरे दर्शकों को। कॉलेज में हिजाब बैन रहेगा और ड्रेस कोड लागू रहेगा, इस फैसले के बाद पहले दिन कॉलेज में कैसा माहौल है वो राकेश त्रिवेदी की रिपोर्ट में दिखाते हैं, फिर उसके बाद तमाम मेहमानों से चर्चा करेंगे। हिजाब बैन के खिलाफ की याचिका को खारिज करने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद आज ये पहला दिन है और मैं इस वक्त मुंबई के इस चेंबूर के कॉलेज के बाहर खड़ा हूं, जहां पर आज पहला दिन जो है काफी सामान्य नजर आया। जो छात्र और छात्राएं हैं वो अपने ड्रेस कोड में भी आए और कुछ छात्राएं जो हैं वो हिजाब बुर्खे में भी आई। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि अभी वो बहुत ज्यादा सख्ती से इस नियम को जो है लागू करने की फिराक में नहीं है और हफ्ते में एक दिन, कम से कम गुरुवार के दिन जो है वो उन्हें छूट है कि वो चाहे तो वो हिजाब नकाब पहन सकते
सकते हैं। आज गुरुवार का दिन है, इसीलिए उन्हें छूट भी दी गई है। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि वो धीरे धीरे बच्चों को पहले समझाएंगे, नियम क्या है वो बताएंगे, उनकी मानसिकता बदलने की कोशिश करेंगे और आने वाले वक्त में धीरे धीरे जो है सख्ती की ओर बढ़ेंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब बच्चों को जो है गेट पे ही रोक दिया जाएगा, उन्हें वापस भेज दिया जाएगा, या फिर उनसे ये रिक्वेस्ट की जाएगी कि क्लासरूम के ठीक बाहर जो एक चेंजिंग रूम बनाया गया है वहां पर वो चाहे तो अपना हिजाब नकाब उतार सकते हैं और एक ड्रेस कोड में वो अपने क्लासरूम को अटेंड कर सकते हैं। वही बॉम्बे हाईकोर्ट का भी जो डिटेल ऑर्डर आया है उसमें एक बात साफ कही गई है कि याचिकाकर्ताओं ने जो ये बात जो दलील अदालत के सामने पेश की थी कि हिजाब और नकाब पहनना इस्लाम धर्म का एक रूल है, एक नियम है, तो ऐसे में उसे साबित करने के लिए जो उनके पास सबूत थे वो पुख्ता नहीं थे, वो नाकाफी थे। और दूसरी तरफ अदालत ने माना है कि जो कॉलेज का जो फैसला है, जो नियम है, वो सिर्फ ड्रेस कोड के लिए है ताकि सभी लोग जो है क्लासरूम में एक लेवल पे आकर के समान स्तर पे आके शिक्षा अर्जित कर सके, ज्ञान अर्जित कर सके और अपने धार्मिक जो उनकी जो रिलीजियस डिस्प्ले है उसे वो जाहिर ना करें। तो इन आधार पर जो है बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था और जो पाबंदी लगाई गई थी उसके खिलाफ जो याचिका दाखिल की गई 9 छात्राओं की ओर से, उसे खारिज किया। तो कई सारी जो ग्राउंड्स है वो बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी साफ कर दिए। हालांकि याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वो इस फैसले के बाद इसे चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज प्रशासन का कहना है कि अभी वो धीरे धीरे जो इस नियम को पालन में लाना चाहते हैं, बहुत ज्यादा सख्ती शुरुआत में नहीं करना चाहते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर लॉन्ग टर्म में उनका एक यही गोल होगा, यही इनिशिएटिव होगा कि किसी तरीके से इसे जो पूरी तरीके से बैन किया जाए और ये किसी एक धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि ये एक ड्रेस कोड लागू करने के दिशा में उनका ये कदम है। वीडियो जर्नलिस्ट विनय के साथ राकेश त्रिवेदी, मुंबई, टाइम्स नाउ, नवभारत। देखिए, राकेश की रिपोर्ट पूरी चर्चा के बीच में चलाना इसलिए भी जरूरी था कि ऐसा नहीं था कि शैक्षणिक संस्थान ने बिल्कुल रिजिड ये फैसला थोप दिया। वैसे तो कोर्ट ने कह दिया है कि शैक्षणिक संस्थान ये तय करे कि उसको क्या पहनाना है बच्चों को, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो रिजिड है। उन्होंने बोला कि धीरे धीरे इसको इन प्रैक्टिस लाया जाएगा। मैं बहुत जल्दी से अजहरी साहब आपके पास आता हूं, फिर अंबर जी आपके पास आ रहा हूं। अजहरी साहब, देखिए, आप लोग जिस जगह पर बैठे हुए हैं, आप लोगों को तो ये बताना चाहिए कि आज शिक्षा ज्यादा जरूरी है, ना कि इस धर्म पर टकराव, धर्म की चीजों को लेकर टकराव। तो आप लोग शिक्षा की बात करने से इतना गुरेज कर रहे हैं और आप लोग सिर्फ हिजाब या फिर बुरखे तक ही सीमित क्यों रहना चाहते हैं? क्या शिक्षा के लिए लोगों को दहरिया बना दे, मजहब से हटा दे? क्या शिक्षा के लिए लोगों को ये कह दे कि आपके मजहब में क्या नहीं, मजहब का क्या दूसरा नाम? दूसरा धर्म हिजाब क्या मजहब का दूसरा नाम है क्या आप लोगों के यहाँ पर? हिजाब क्या मजहब का दूसरा नाम है क्या? हिजाब नहीं पहनना क्या मजहब से बाहर कर देगा क्या आप लोगों को? अरे सुन ले मेरी बात को। शालिनी जी ने जो भी ऐतराज किया था, बात नहीं करें ना अजहरी साहब। शालिनी जी जवाब ले ले। आप मुझे शालिनी जी का जवाब दे लेने दें आप बस। मैं कह रहा हूं शिक्षा पे बात क्यों नहीं कर रहे? शालिनी जी के जवाब दे दीजिए, शिक्षा पे बात क्यों नहीं कर रहे? शालिनी जी से पहले नाजिया जी ने कहा था कुरान में पर्दे के लिए नहीं कहा गया है, जबकि शालिनी जी ने ये कहा है कि कुरान में पर्दे के लिए बोला है। तो आप बताएं, ये दोनों पहले तय करें कि सही कुरान पढ़ा किसने है, सही कुरान किसके पास आया है। हिसाब से आप ये बात समझ ही नहीं जिस तरह से ये बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। आपको आजादी, आप बिना पर्दे से रहना चाहती हैं, आप रहे, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब, हमारे पैगम्बर महबूब दावर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि अपनी बीबियों से कह दो, अपनी साहबजादियों से कह दो, मुसलमानों की औरतों से कह दो कि वो अपनी चादर का एक हिस्सा उसको झुटला नहीं सकते। अलग अलग रंगों में, नंबर 22 में पढ़िए सूरह अहज़ाब जब आप पढ़ेंगे सब समझ में आ जाएगा आपको। इस तरह से कह देना कि कुरान में पर्दे का हुक्म ही नहीं है, तो ये कहाँ तक सही है? कुरान में तो पर्दे का हुक्म ये भी है कि आप गैर मर्दों के सामने ना लेकर आइए। मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है। दिक्कत क्या है? धर्म पर जब भी बात होती है तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सब अपने अपने हिसाब से धर्म को बताने की कोशिश करते हैं और अपने हिसाब से उसे थोपने की कोशिश करते हैं। मैं आप लोगों के पास एक मिनट अंबर जी, लेकिन मुझे इस पूरी चर्चा में एक बात तो समझ में आई कि यहाँ शिक्षा से लेना देना नहीं है। यहाँ पर जो तीनों पैनलिस्ट, जो हमारे यहाँ पुरुष पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, इन्हें शिक्षा से लेना देना नहीं। शिक्षा पर तीनों ने नहीं बोला, इन्हें पड़ी है कि कैसे हम धर्म का पालन करवाएं, और जो कि बार बार आप तीनों पैनलिस्ट, जो महिला पैनलिस्ट है वो कह रही हैं कि ये धर्म का अभिन्न हिस्सा नहीं है।
ये आप गलत नैरेटिव क्यों आप हिजाब बुर्के की नहीं बल्कि इकरा की बात कर रहे होते। और महिलाओं के लिए ये तो वैसे भी उससे आते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से आते हैं। इनसे पूछ लीजिए कि इनकी ऑर्गेनाइजेशन ने बच्चों के एजुकेशन के लिए, उनकी फलाह बहबूदी के लिए कौन कौन से काम किए। ये लोग चाहते हैं कि महिलाएं हिजाब बुर्के में दबकर रहे और इनकी सुप्रीमेसी लागू रहे, और इस्लाम के नाम पर ये इस सुप्रीमेसी को भारत में लागू करना चाहते हैं। आपने देखा अभी बीते दिनों ओवैसी जी ने जिनको भारत माता की जय करने से उनका इस्लाम खतरे में आता था, जय फलस्तीन कहने से उनका इस्लाम खतरे में नहीं आता। ये पूरी इस्लामिक पहचान जो पीएफआई का जो उद्देश्य है उसको लागू करने का ये उसमें उसका एक छोटा सा हिस्सा है। धीरे धीरे करके ये भारत में उस पहचान को, सुप्रीमेसी को लागू करना चाहते हैं। आज से 2 दशक पहले चले जाइए, आप अपनी मम्मी पापा से पूछिएगा कि क्या भारत में लड़कियां, महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं हिजाब में नजर आती थी? बिल्कुल नहीं। कुछ औरतें बुर्का जरूर पहनती थी, लेकिन इस तरह से जिस तरह से इन्होंने देश में हमारे एग्जैक्टली ये पूरा नैरेटिव है ग्लोबली इसको लागू करने की, जो पूरी दुनिया पे फतेह हासिल करने का जो उद्देश्य है, ये उसका एक छोटा सा हिस्सा है, जिसमें भारत जो गज़वा हिंद की बात आती है उसमें से एक छोटी सी कड़ी है। और ये लोग उस देश में रहकर, इस देश में संवैधानिक अधिकार पाकर, ये आज भी इनकी सारी संवेदनाएं, इनकी सारी चीजें उसी आइडियोलॉजी को जाकर सपोर्ट करती हैं। आ रहा हूं आपके पास, अंबर जी ने अपनी बात कही, लेकिन मैं बहुत जल्दी से फासिल जी, तो उसके बाद दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा। फासिल साहब, मुझे ये बताइए, आप लोग कह रहे हैं कि इन लोगों को इस्लाम के बारे में नहीं पता, आप कह रहे हैं हम लोगों को नहीं पता, जो लोग नहीं मानते उनको नहीं पता। तो ये बताइए कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, मसलन तुर्की की बात कर ले तो उन्होंने हिजाब को बैन रखा था कुछ दिनों तक। उसके अलावा अभी तुर्किस्तान की बात कर लेते हैं, ताजिकिस्तान की बात कर लेते हैं, वहां पर अभी भी हिजाब बैन है। तो ये लोग मतलब सिर्फ समझ पा रहे हैं, तो आप लोग समझ पा रहे हैं इस्लाम को, ना ये मुस्लिम कंट्रीज समझ पा रही है, ना हमारे पैनल में बैठी हुई महिलाएं समझ पा रही है। मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ भी फतवा निकाल देते, कहते हैं कि उनको इस्लाम कुछ नहीं पता, वो तो यहूद को सपोर्ट करते हैं, अनूद को सपोर्ट करते हैं। जो है धार्मिक देश है, हमारे देश से दूसरे देश की तुलना नहीं हो सकती। बाकी देशों में एक ही धर्म के लोग रहते हैं। सऊदी अरेबिया से तो इस्लाम निकला सुन लीजिए, ज्यादातर एक ही धर्म के लोग रहते हैं, और हम लोग भारत में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। एक ही धर्म, नंबर एक बात सुन लीजिए, नहीं एक ही धर्म के लोग रहते हैं, मतलब वहां पे धर्म का या तो ईसाई रहते हैं, नहीं तो मुसलमान रहते हैं। एक मिनट बात समझिए, एक छोटी सी, हमारे यहाँ धर्म के अंदर भी धर्म है, उपधर्म भी बहुत है। फासिल जी, मुझे एक चीज बताइए, आपने कहा कि ये अभिन्न अंग है इस्लाम का, तो मुझे ये बताइए कि वहां पर एक ही धर्म के लोग हैं, तो क्या वो इस्लाम के अभिन्न अंग को छोड़ देंगे क्या? सभी एक ही धर्म के हैं तो मेरी बात क्या बात कर रहे हैं आप? हम बता रहे हैं, अब टर्की में क्या हुआ हम तो गए नहीं। अच्छा, तजाकिस्तान में हमको भेजिए एक बार, तो जाकर देखिए। मैं बता देता हूँ, नहीं हमको आप चैनल की तरफ से एक बार भेजिए सर्वे करने के। नंबर एक बात। दूसरी बात हम बता रहे हैं, कर्नाटक के अंदर देखिए, हम लोग का जो विरोध है ना, वो इस बात का नहीं है। हम लोग का विरोध ये है कि भाजपा की एक स्लीपर सेल, एक अंदर से मुस्लिमों को टारगेट करने की नीति है। और सुन लीजिए, जब कर्नाटक में भाजपा की सरकार आती है तो मतलब भाजपा की स्लीपर सेल है, ये कह रहे हैं? तीनों हैं, सिर्फ अंबर ही नहीं, वो तीनों हैं। बात समझिए आप हमारी। और जितने लोग, सुन लीजिए, जो लोग, अब महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है, सुन लीजिए, महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है, वहां हिजाब की समस्या आ गई। जब कर्नाटक में, अब कर्नाटक में सरकार बदल गई, अब नियम बदल गया, अब वही स्कूल, वही प्रिंसिपल उसको अलाउ कर रहे हैं। सुन लीजिए, कर्नाटक में वही प्रिंसिपल, वही प्रिंसिपल कर्नाटक में अलाउ कर रहे हैं। और अब देखिए, महाराष्ट्र में जब तक की बीजेपी की सरकार है तब तक ये परेशानी रहेगी, और उत्तर प्रदेश की अलग परेशानी, जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां मुसलमान और इस्लाम को टारगेट किया जाता है, इसलिए हम लोग का विरोध होता है। और कोई बात नहीं, और हमारे हिजाब से इनको क्या लेना देना है? हम बुशर्ट पहने, हम धोती पहने, हम सैफरॉन पहने, इससे किसी को क्या लेना? ठीक है, ओके, एक मिनट, इस्लाम और मुसलमान, ठीक है, फाजिल जी और अंबरज़ैदी जी, ठीक है, वक्त मेरे पास बहुत लिमिटेड, छोटे छोटे रिएक्शन रखते हैं। हमारे साथ दूसरे पैनलिस्ट भी बोलना चाह रहे हैं। मैं नाज़िया जी आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद शालिनी अली जी और मुमताज भाई आपके पास आता हूं। शालिनी अली जी, देखिए, अब यहां पर आप लोग पहले तो धर्म नहीं समझ पा रहे थे, अब आप लोग बीजेपी के एजेंट हैं। अगर आप लोग हिजाब के खिलाफ बोल रहे हैं, अच्छा बीजेपी है, अच्छा ठीक है, अब आप लोग बीजेपी के, ठीक है, ओके। किसी भी लड़की के लिए कि वो आईएएस का एग्जाम दे दे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम करे, किसी भी बहन को, किसी भी बेटी को इन्होंने प्रोत्साहित किया कि हाँ जी चलिए आप बनिए, आईएएस अफसर बनिए, आईपीएस अफसर बनिए। हाँ, देखिए पॉइंट की बात कर रही है शालिनी जी, बहुत पॉइंट की बात कर रही है। कर्नाटक में जब हिजाब का मुद्दा उठा था, उसी टाइम पे कर्नाटक में तब वहाँ मुद्दा उठा, अब महाराष्ट्र में मुद्दा उठा है, तो हम क्या कहें? क्या वो धर्म अभी सरकार
सरकार बदल जाएगी। अभी वही प्रिंसिपल जिसने पहनने के लिए मना किया था कर्नाटक में, आज वो कह रही है प्रिंसिपल जी हाँ पहनो, कोई बात नहीं। तो अब कहाँ चला गया वो? अब आप इसको सरकार के स्तर पर देख रहे हैं। देखिए हर चीज सरकार सुनिए, नहीं फाजिल जी, ये आपके जो प्रिंसिपल कर्नाटक के अंदर ये कहती थी कि हिजाब नहीं पहनना है, आज वही प्रिंसिपल कह रही है कि हाँ हिजाब पहनना है। ठीक है फाजिल जी, मैं लास्ट में एक चीज कह रहा हूँ, वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, लास्ट में एक ही चीज कह रहा हूँ, आप जिस चश्मे से देख रहे हैं उस चश्मे को उतारने की जरूरत है, क्योंकि मैं फिर एक बार कहता हूँ कि शिक्षा से ऊपर कभी धर्म नहीं हो सकता। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।